देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान की मईशत में क्या कुछ हो रहा है इसके हवाले से यकीन तौर पर हमने कल भी बात की थी, आगे चल के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान से क्या खबरें आ रही हैं, क्या हो रहा है वहां पे, ये बड़ा अहम है। क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई, इसके बाद हमने देखा कुछ अरसे बाद ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीएम के कैंडिडेट थे उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद एक खला वहां पे देखा गया। इस खला को पुर होना है और ये खला कब पुर होगा और किस अंदाज से होगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान देखने में आ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली से जो मनाजिर देखने में आया है उसको लेके बहुत से सियासी रहनुमाओं ने काफी ज्यादा गम गुस्से का इजहार भी किया। लेकिन ये पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम के ऊपर कितना बड़ा सवालिया निशान है ये खुद आप समझ सकते हैं। इसी हवाले से क्या कुछ हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान में बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन सैरिश कंवल साहिबा। इनसे जरा जानेंगे कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की उमूमी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है और क्या सीएम का इंतखाब हो भी सकेगा या नहीं। सैरिश अस्सलाम वालेकुम। वाह, सैरिश क्या पोजीशन है, जरा गाइड करेंगी? क्योंकि सीएम तहरीक इंसाफ के थे लेकिन स्टिल उनके पास वो अददी कुव्वत थी जिसके बाद कहा जा रहा था कि अगेन तहरीक इंसाफ अपना सीएम बनाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन फिर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना और एक मुनरिफ अरकान भी उसमें से सामने आए। क्या नजर आ रहा है, क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है वहां पे? जी, आज से तकरीबन कोई 6-7 माह पहले सीएम जाली डिग्री वाला केस आया था। उसमें दौर से ही जो सीएम साहब, साबिका सीएम जो थे खालिद खुर्शीद साहब, उनके ही हल्के के 2 मेंबरान थे, फरमान और हमीद साहब, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक दरखास्त दी थी उनकी डिग्री के हवाले से कि उनको इंकशाफ है कि उनकी डिग्री जाली है। उसके बाद ये केस मीडिया पे आया, इसको काफी ज्यादा हाइप मिली और इसके बाद अब जब इस फैसले का इस केस का फैसला आया फाइनली, जब एचएससी के मेंबरान भी आ गए और सीएम साहब जब नायल हुए, तो अब यहाँ पे ये था कि तहरीक इंसाफ के अंदर ही डिवीजन है, यहीं से ही एक सीएम आएगा या दियामर रीजन का आएगा या बल्तिस्तान से राजा आदम के चांसेस थे। लेकिन यहाँ पे आके एक सीन ऐसा हो कि यू टर्न आ गया और फिर ऑपोजिशन बीच में आ गई और अब ये है कि ज्यादा चांसेस है कि शायद ऑपोजिशन से सीएम इलेक्ट हो। और अभी करंटली जीबी असेंबली में 31 मेंबर्स हैं जो कि वोट अभी अपना जो कागजात नामजदगी जमा करेंगे वो 12 तारीख को और 13 तारीख को असेंबली में इन्हीं के बीच में वोटिंग होगी और फिर वो सीएम इलेक्ट करेंगे। अब पता ज्यादा चांसेस अवाम के मुताबिक और लोगों के मुताबिक अभी तक खबरें यही है कि ऑपोजिशन के ज्यादा चांसेस है सीएम बनने के और पीटीआई के कम है। लेकिन ये तो फिर 13 तारीख को पता चल जाएगा कि सीएम किसका आएगा। लेकिन सैरिश मुझे ये जरा समझाएं कि जो ये कहा जा रहा है कि जो असेंबली के अंदर जो कुछ हुआ गुज़श्ता दिनों में वो पार्लिमानी रिवायत के बरखिलाफ हुआ और अभी भी जो कुछ हो रहा है उसको पार्लिमानी रिवायत के बरखिलाफ कहा जा रहा है। आपको क्या नजर आ रहा है कि सेंटिमेंट्स क्या है वहां पे? क्योंकि वहां पे ये जो पूरा अमल है देखा जाए तो एक तरीके से सबूताज भी हुआ। ये क्या आपको लग रहा है कि ऑन टाइम मुकम्मल हो सकेगा, इसमें कोई इश्यूज नहीं आएंगे फर्दर? जी देखिए, जितने भी लोग सियासी शऊर रखते हैं वो सब ही लोग इस चीज के बिल्कुल मुखालफत कर रहे हैं कि असेंबली के अंदर पुलिस का घुसना और एग्जैक्टली माय पॉइंट, स्पीकर साहब है उनको नहीं छोड़ना, ये एक बहुत बड़ी बहस यहाँ अनप्रेसिडेंटेड है। जी 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 बोले। जी, बहुत बड़ी यहाँ पे बहस चल रही है। लेकिन फिर हुकूमत की तरफ से ये रद्द-ए-अमल आ रहा है कि लॉ एनफोर्सेस को इसलिए एंटर किया गया था पुलिस को कि वहां पे कुछ इस तरह से सिक्योरिटी मामला था, कुछ बारूदी मवाद या कुछ ऐसी चीज देखी गई थी, तो उनको सिक्योरिटी क्लियर करने के लिए जस्ट पुलिस अंदर घुसी थी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि रातों रात आईजी को क्यों तब्दील किया गया, पंजाब से 20 ग्रेड के ऑफिसर को जीबी में क्यों ट्रांसफर किया गया एज एन आईजी, और पिछला आईजी भी जो है वो सीएम खालिद खुर्शीद के दौर में जो पिछला आईजी था उसको भी फौरन से उनके ओहदे से हटाया गया था, उनको ट्रांसफर किया गया था, और अब भी ये हो रहा है। तो ये गेम असल
चल क्या रही है, बहुत सारे लोग इस पे भी एतराजात उठा रहे हैं। अच्छा सरिश, ये बताइएगा, लास्ट मुझे बता दें खाली कि जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान हैं उनकी तादाद अब तक कितनी हो चुकी है? क्योंकि 4 लोग एक अलग सेगमेंट में खड़े हैं, कुछ इतलात आई हैं कि 9 लोगों ने एक और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और दीगर पार्टी के रहनुमा, उनके हवाले से भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो क्या नजर आ रहा है, आप जरा गाइड कर सकें इस हवाले से? तो जी सर, इसमें ऐसा है कि अभी तक 2 मेंबर तो नायल हो चुके हैं, वो अभी कर नहीं सकते हैं। एक सीएम साहब खुद और दूसरा कह रहे हैं कि राजा जकरिया साहब जो है वो इसमें कंटेस्ट नहीं करेंगे। तो पीछे रहते हैं 31 मेंबरान, जिनमें से अभी यह है कि 17 वोट जिसको पड़ेंगे उसकी हुकूमत आएगी। और अभी तक कहा यह जा रहा है कि जो पीडीएम है या जो ऑपोजिशन लीडर है उनकी तरफ ये 17 मेंबरान का झुकाव उन्हीं की तरफ है। पीटीआई के अंदर भी कहने में ये आ रहा है कि 2 ब्लॉक बन चुके हैं, तो काफी मुश्किल नजर आ रहा है कि पीटीआई की हुकूमत बने। बहुत बहुत शुक्रिया सैज, आपने वक्त दिया और हमें वहां की ग्राउंड रियलिटी से आगाह किया। यकीन तौर पे बात कही जा रही है कि गिलगित बिल्तिस्तान में हुकूमत किसकी होगी, एक बड़ा सवाल है। जिस अंदाज में गुज़श्ता दिनों गिलगित बिल्तिस्तान की सूरत हाल तब्दील हुई और साथ साथ ये भी देखने में आ रहा है कि गिलगित बिल्तिस्तान में उमूमी तौर पर देखने में यह आया कि जो हुकूमत मरकज में होती है वही हुकूमत गिलगित बिल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर में हमें नजर आती है। लेकिन जब ये मरकज की हुकूमत तब्दील हुई और जिस अंदाज से तब्दील हुई, इसके बाद वही कुछ ट्रेंड्स इस वक्त गिलगित बिल्तिस्तान में भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इस हवाले से सूरत हाल को आपसे वक्तन फवक्तन शेयर तो करते रहेंगे, लेकिन ये कहा जरूर जा रहा है कि ये जो डेवलपमेंट है ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो के लिए एक बड़ी डिसाइसिव डेवलपमेंट है। ये पूरे के पूरे जमहूरी प्रोसेस के ऊपर एक सवाल निशान है कि किस अंदाज से इलेक्टेबल्स अपनी सियासत करते हैं और फिर अपने वोट का जिस अंदाज से इस्तेमाल होता है, ये खुद हम पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में तो देख ही चुके हैं, लेकिन ये एक झलक गिलगित बिल्तिस्तान में भी नजर आती है। प्रोग्राम में ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे मीशत के ऊपर। आईएमएफ प्रोग्राम बहाल हो रहा है और आईएमएफ प्रोग्राम के बहाल होने के साथ साथ आवाम के लिए कितनी मुश्किलात बढ़ जाएंगी, इनमें क्या इजाफा होगा और क्या ये आईएमएफ प्रोग्राम आने वाली हुकूमत के लिए भी उतना ही मुस्बत होगा जितना आज इसको बताया जा रहा है। इसके बाद बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा होता पाकिस्तान की मीशत के हवाले से। आईएमएफ के साथ पाकिस्तान ने स्टैंड बाय मुआहिदा तो कर लिया, लेकिन स्टैंड बाय मुआहिदा क्या है ये अब तक हम समझ ना सके। स्टैंड बाय मुआहिदे में पाकिस्तान को कब, क्या और कितने हिस्सों में ये रकम मिलेगी जो $3 बिलियन बताए जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल होगा। बहुत जल्द आईएमएफ का एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होना है जुलाई में, और इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के बाद पाकिस्तान को $1.1 बिलियन का की जो रकम है वो अदा कर दी जाएगी। इसके बाद सूरत हाल क्या होगी ये भी देखने से ताल्लुक रखता है। लेकिन इस आईएमएफ के मुआहिदे के साथ साथ क्या पाकिस्तान में तब्दीलियां आएंगी, वो तब्दीलियां जो एक आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी होती हैं, और जो टैक्सेस का जो बोझ एक आम आदमी के ऊपर वो कितना बढ़ जाएगा। इसी वजह से गुफ्तगू करने हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं हसन कुरैशी साहब जो कि सीनियर टैक्स कंसल्टेंट है, और हमें वीडियो लिंक से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब उमर जहीर मीर साहब जो कि एक फाइनेंशियल इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। उमर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये जो आईएमएफ मुआहिदा अब हो चुका है और स्टैंड बाय मुआहिदा, पहले तो स्टैंड बाय की इस्तिलाह को समझा दें, व्हाट इज स्टैंड बाय? स्टॉप गैप अरेंजमेंट समझ लीजिए। जो हमारा एग्जिस्टिंग आईएमएफ प्रोग्राम था, वी फेल्ड टू कंप्लीट दैट। नेक्स्ट गवर्नमेंट ने आना है आफ्टर द नेक्स्ट इलेक्शंस, तो बीच का जो इंटरिम पीरियड है उसके लिए एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है जो पाकिस्तान को एक ब्रीदिंग स्पेस देगा, जिस दौरान सुपोजिडली नई हुकूमत आकर अपने मामला करके आईएमएफ से अगला प्रोग्राम तय करके चल सकेगी। तो उमर साहब, ये जो एक आपने कहा ना एक अरेंजमेंट है, इसको मुआहिदे का नाम देना चाहिए या एक सिर्फ अरेंजमेंट ही कहना चाहिए?
नहीं, आप उसको मुआहिदा कह सकते हैं। मुआहिदा तो कोई भी अरेंजमेंट हो, एग्रीमेंट हो, वो मुआहिदा ही होता है। और आईएमएफ ने अपनी वेबसाइट के ऊपर बहरहाल जो टर्मिनोलॉजी यूज की है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की है। अच्छा, ये बहरहाल फर्क ये है कि आमतौर पे आईएमएफ के जो हमारे मुआहिदे होते हैं वो लॉन्गर टर्म के लिए होते हैं। ये बड़ी एक मुख्तसर अरसे के लिए हैं, और आपको पता है इसमें काफ़ी मैनूवरिंग हुई थी डिफरेंट हलकों की तरफ से। फिर आईएमएफ के हाईएस्ट लेवल पे अप्रोच किया गया था, हमारे एग्जेक्टिव ऑफिस से मल्टीपल कॉल्स गई थी, दोस्त मुल्कों से रिक्वेस्ट की गई। उसके बाद हमें 9 महीने का ये ब्रीदिंग स्पेस मिला है, जिसमें बाय द वे ये $3 अरब हमें यकमुश्त नहीं मिलने जा रहे। तकरीबन $1.1 बिलियन हमें इस महीने मिलेगा, बाकी हमें आगे जाकर मिलेंगे ओवर द ड्यूरेशन। लेकिन आप मुझे जरा ये बता दें उमर साहब, ये जो 1.1 बिलियन डॉलर है, या ये जो एक स्टैंड बाय मुआहिदा हुआ है, इस स्टैंड बाय मुआहिदे के पीछे की कहानी क्या है सर? ये भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि अभी ये मुआहिदा हुआ नहीं था। हमने पेट्रोलियम लेवी के बारे में देखा कि उसको बढ़ाने की बात हो रही है। टैरिफ जो फ्यूल के जो टैरिफ्स थे, जो गैस के जो टैरिफ्स थे, उसको रिवाइज करने की बात हुई। साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट है जो कि ऑलरेडी 22% कर दिया गया, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द शायद ये 1% इसमें मजीद इजाफा कर दिया जाएगा। व्हाट इज दिस ऑल अरेंजमेंट इज ऑल अबाउट? ओके, आपको याद होगा आपका भी जो पोस्ट बजट प्रोग्राम हुआ था उसमें की नोट में मैंने ये चीज शेयर की थी कि जी ग्लोबल टैक्स फोरम पे डिफरेंट मुल्कों के साथ पाकिस्तान की जो हम चीजें देख रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और लॉन्ग टर्म पॉलिसी रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है, जो कि मौजूदा हुकूमत करने पे आमादा नहीं है। वहां पर मैं थोड़ा सा आपके नाज़रीन को याद कराता चलूँ, हमने ये बात की थी कि कुछ कॉस्मेटिक मेजर्स ली गई हैं जो बज़ाहिर तो अच्छी है, लेकिन हमारे पास वो पैसा नहीं और उसके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं जिसकी आगे जाके अवाम को कॉस्ट देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाही बढ़ाई गई 18 अमेंडमेंट के बाद। जो प्रोविंशियल डोमेन थी पीएसडीपी की, पंजाब के लिए बिलखसूस प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए, इस तरह कुछ और मैयर्स की गई। बुरी नहीं है अगर आपके पास पैसा हो, लेकिन जब पैसा नहीं तो अयाशी और जाहिर है पॉलिटिकल उसके मोटिव्स थे। इससे 300 बिलियन का एक गैप क्रिएट हुआ था, और आपके इस प्रोग्राम में हमने कहा था कि ये 300 बिलियन वही डेफिसिट है जो आईएमएफ ने रिक्वायर किया, और इसके होते हुए आईएमएफ से डील नहीं होगी और लाजमी तौर पर लगाने पड़ेंगे। और उसके नतीजे में आपने देखा कि ये जो हमारा बजट फाइनली अप्रूव हुआ 7 जून के बाद, एंड ऑफ जून में जाके, उसमें 300 बिलियन प्लस के ये नए टैक्सेस लगाए गए, जिन्होंने इफेक्टिवली ये जो इंक्रीज इन वेजेस थे इसके इफेक्ट को नलीफाई कर दिया गया। अच्छा जी, अब जो आपने बिहाइंड द सीन कहा है, आपको पता है इसमें स्ट्रेटेजिक गेम्स, दूसरी चीजें इन्वॉल्व हैं। अगर हम मुआशी अंदाज से कहें तो हमने वो चीजें बहरहाल लार्जली डिलीवर नहीं की जो आईएमएफ रिक्वायर कर रही थी, और उसमें ज्यादा मसला ये था कि हमारा जो पिछला प्रोग्राम था वो अनसक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ, मतलब हमने उसे सक्सेसफुली कंक्लूड नहीं किया, वी लेट इट पास। अब उसमें आगे जो रिफॉर्म्स हमसे रिक्वायर्ड थी, चाहे एनर्जी सेक्टर पे थी चाहे दूसरी जगह, वो भी नहीं हमने की। तो अगर सारे मसाइल अपनी जगह थे और एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट आ गया है, पाकिस्तान के लिए बहरहाल अच्छी न्यूज है, तो आप ये समझ सकते हैं कि उसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस ज्यादा थे, इकोनॉमिक रीजंस। मैं उमर साहब ये पॉलिटिकल रीजंस के ऊपर आता हूं, ये मैं आपको यहीं पे आपसे बात भी करूंगा, लेकिन हसन साहब ये जो अब ये स्टैंड बाय जो मुआहिदा हो चुका है, लेट्स सी द पॉजिटिव साइड, लेट्स ट्राई टू सी द पॉजिटिव साइड। आपको नजर आ रहा है कि जो स्टैंड बाय मुआहिदा है, चलें इससे मुल्क को तो डिफॉल्ट से बचा लिया, लेकिन मुल्क की आवाम को डिफॉल्ट से बचा पाएगा ये? देखें, बात ये है कि हर शेड्स जितने भी कलर्स के होते हैं ना, उसके अंदर हल्के हल्के माइनर चेंजेस के साथ उसके मजीद शेड्स डेवलप होते रहते हैं। तो उसी लिहाज से अगर आप देखें इकोनॉमीज़ में भी ऐसा है कि अगर मुल्क के लेवल पे इकोनॉमी देखें, एक घर के लेवल पे इकोनॉमी देखें, एक कॉर्पोरेट के लेवल पे इकोनॉमी देखें, इकोनॉमीज़ के भी शेड्स बिल्कुल विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी डिफरेंट है। अगर देखा जाए कि मुल्क के लेवल पे अब लेट्स से कि जो स्ट्रिंग्स अटैच हैं आईएमएफ के हिसाब से, कि उन्होंने कहा था कि जी आप बाहर से डोनर्स एश्योर करें तब हम देंगे, वो चीज़ें इस हिसाब से बेहतर हो रही हैं। मतलब अगर आप नेशनल लैंडस्केप पे देखें, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से पाकिस्तान का तो बेहतर हो रहा है। अच्छा, अगर आप ट्रिकल डाउन करें जो हमारी हाउस होल्ड इकोनॉमीज़ हैं उसके हवाले से अगर देखा जाए तो ये ज़्यादातर उनको इफेक्ट करेगा, ज़्यादातर जो सैलरी क्लास है, क्योंकि मेजर जो चंक है वो उधर से एग्जिस्टिंग टैक्स बेस है ना जो आप डेफिनेटली। अब जिस तरह भी उमर साहब ने बताया कि इनका जो टारगेट था
जो पहले ये अचीव नहीं कर पाए, उसमें एक मेजर जो था कि उन्होंने कहा था कि आप एक्सपेंड करें टैक्स नेट को। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना जो कमी कोताही हुई है वो ये हुई है कि हमने जो है ना एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को ही पर ही मजीद बर्डन डाल दिया। इजी ऑप्शन, डेफिनेटली इजी ऑप्शन। अच्छा, अब वो इजी कब तक रहेगा? हर चीज़ की एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, एक है। लोगों की सेविंग्स ख़त्म हो गई हैं और सेविंग्स ख़त्म होने के बाद लोग लोन्स पे आ गए हैं और ये एक्सपेक्ट करना, फॉर एग्जांपल कि इन्होंने जैसा अभी 2 लाख प्लस वालों के बाद 2.5 और ऐड कर दिया, तो अब ये कहाँ पर ये बात है ना बहुत आगे तक। अब हमें जो एक पॉजिटिव साइड है ना विद इन आवर इकोनॉमी, वो इनफॉर्मल इकोनॉमी की भी है कि हमारी ज़्यादातर जो इनफॉर्मल सेगमेंट है हमारा इकोनॉमी का, उसमें हमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि मेजॉरिटी जो है ना इनफॉर्मल इकोनॉमी में है, तो वो टैक्स नेट से बाहर हैं, तो वो जो है ना एक कुशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप सैलरी क्लास वाले जो टैक्स दे रहे हैं वो तो टैक्स दे रहे हैं, वो बाजार गए, अब जो ठेले वाला है फॉर एग्जांपल या कोई दुकान वाला जो टैक्स नेट से बाहर है, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फॉरन अपना है ना, अगर कोई 1 रुपये बढ़ेगा फ्यूल के ऊपर, वो 2 रुपये एक चीज पे कमोडिटी पे बढ़ा exactly. तो वो जो है ना हमारे जो शेड्स है ना, शेड्स की वजह से जो सेट कि ये ज्यादा अरसा तो नहीं इसको सर्वाइव कर सकता ना, ये मॉडल को कहीं ना कहीं चेंज होना है। टैक्स बेस की जब हम बात कर रहे थे, इस टैक्स बेस को बढ़ना था। एग्रीकल्चर सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है, दीगर ऐसे बहुत से सेक्टर है जो अभी भी उसको उस अंदाज पर टैक्स नेट में नहीं आते, कंट्रीब्यूट नहीं करते, हालांकि जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है। क्यों गवर्नमेंट उस तरह सोचती भी नहीं है? हम आज भी हमारा माइंडसेट ये है कि हम किसी तौर पे इकोनॉमी को चला लें, वी आर नॉट रेडी टू डिजाइन एन इकोनॉमी। देखिए, ये तो हमारा सिंस इंसेप्शन एक प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी का कि हमने पॉलिटिकल आप कह लें सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए हमने इकोनॉमिक डिसीजंस किए हैं। अभी हमारे जो जीडीपी के सेक्टर्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग आपकी टैक्सेशन होनी चाहिए कि लेट्स से अगर कोई एक सेक्टर जीडीपी का कितना परसेंटेज है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, रिटेल है और दूसरे हैं इंडस्ट्री है, और आपके सारे जो टैक्सेशन जो है, जो आपकी फिस्कल अरेंजमेंट है, वो उससे करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। अब हो ये रहा है कि जो बेचारे ऑलरेडी टैक्स नेट में है, जो जॉब कर रहे हैं, वो ऑलरेडी टैक्स रेट उनको और वो अवॉइड नहीं कर सकते बिकॉज वो उनका टैक्स उनकी सैलरी आने से पहले डिडक्ट हो जाए, अदरवाइज उनके पास भी ऑप्शन हो तो वो इसी तरह का कुछ एकदम। सेकंड एक और सेगमेंट आया था इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अब जो रही सही कसर है वो जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए हो जाती है। अब जो सैलरी क्लास है बेचारे, उनके साथ ये हो रहा है कि वो पहले टैक्स दे रहे हैं और बाकी इनडायरेक्ट टैक्स भी उनसे लिया जा रहा है। एग्जैक्टली वो वहां पे एक होता है और उसके बाद फिर यकीन तौर पे पाकिस्तान में क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो फिर उसी एक सेक्टर को, उसी सेगमेंट को मजीद स्क्वीज किया जाता है। लेकिन उमर साहब प्लीज जरा इसको गाइड कीजिएगा कि जो हम देख रहे हैं कि चले ये मुआहदा हो गया, गवर्नमेंट इज क्वाइट होपफुल, और अभी मैं सागदार साहब का स्टेटमेंट भी देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि हम रिजर्व्स को $14 बिलियन तक लेके चले जाएंगे, इनफैक्ट 14.5 तक लेके चले जाएंगे। ये रिजर्व्स ले जाने का क्या मतलब है? अगर नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ी पेमेंट ड्यू है, हमने इसी साल में एक बहुत बड़ी पेमेंट्स करनी है, तो ये रिजर्व्स कितना असर सस्टेन कर सकेंगे? और अब ऐड ऑन ये भी कीजिएगा कि जो हम देख रहे हैं कि डॉलर की डाउनवर्ड ट्रेंड्स हैं, रुपी स्ट्रेंथन हो रहा है, ये कितना असर सस्टेन और सर्वाइव कर सकेगा सारा फिनोमेना? बहुत अच्छे सवाल हैं आपके दोनों, तो वन बाय वन हम इसकी बात करते हैं। क्विकली थोड़ी सी बैकग्राउंड समझ लें ताकि आपके नाज़रीन देखिए। आईएमएफ की रिक्वायरमेंट्स पे बेस करके सबसे पहले तो हमारी हुकूमत ने प्लान फाइनल कर दिए हैं। ये आपके थ्रू ब्रेकिंग न्यूज़ है नाज़रीन के लिए। गैस की प्राइसेस 45 to 50% इंक्रीज होनी है। इलेक्ट्रिसिटी का बेस टैरिफ जो है वो 3.5 से 4 रुपए पर यूनिट होना है, ठीक है, इंक्रीज। अच्छा, इसके आगे आप आ जाए, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुए हैं टैक्सेस में। दोस्त ने भी जैसे जिक्र किया सैलरीड क्लास के लिए, एक मैं मिसाल देता हूँ, एक स्किल्ड मिड कैरियर एवरेज वर्कर जो अगर साल के 36 लाख रुपए कमा रहा है, यानी 3 लाख महीना तक मैक्सिमम, एक हम मिडिल अपर मिडिल क्लास कह लेते हैं, तो उसको अब सालाना जो है 4,35,000 रुपए टैक्सेस देना होगा, जो उसका एवरेज इफेक्टिव रेट 12% बन जाता है, जो पहले 10% था। तो ये सारी चीजें तो अपनी जगह है। बात ये है कि ये जो हमें ब्रीदिंग स्पेस मिला है, इसमें हमने दोबारा एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट करना है, एक हमने वो वक्ती जुगाड़ लगाने हैं, या इस ब्रीदिंग स्पेस को लेकर हमने कोई फिस्कल रिफॉर्म्स करनी है। आपने बड़ी अच्छी बात की जी, 14 बिलियन क्या, ये आईएमएफ की बात क्यों हो रही थी? आपके प्रोग्राम्स में हमने बताया था आईएमएफ के ये 1, 2, 3 बिलियन इंपॉर्टेंट नहीं थे। इंपॉर्टेंट वो ट्रस्ट था जो आईएमएफ की अप्रूवल प्लेस करती है, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे दोस्त ममालिक समेत तमाम इंटरनेशनल इदारों को ट्रस्ट नहीं था।
हम चाहे गल्फ मुल्कों में जा रहे थे, जहां भी जा रहे थे, वो कह रहे थे पहले आईएमएफ से आप सर्टिफिकेशन लाएं, आईएमएफ जब अप्रूव कर देगी वो एक तरह का हमें ट्रस्ट दे देगा। और जो डार साहब ने 14 बिलियन तक पहुंचाने का कहा है, वो इसी बेसिस पे कहा है कि अब गल्फ मुल्कों से हमें पैसा मिलेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिल जाएगा, वर्ल्ड बैंक से मिल जाएगा। वो जिनीवा के $10 बिलियन वो भी तो काउंट नहीं कर रहे उमर साहब, वो जिनीवा वाले $10 बिलियन जो एड में आने वो भी तो काउंट नहीं कर रहे। बताता हूँ, वो एक शेर है, कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो ये रिजर्व कोई हम डॉलर कमा के नहीं बना रहे होंगे, ये हम वही कर्जे या भीख, चलें ज्यादा मुहज़्ज़ब लफ्ज कर लेते हैं, कर्जे लेकर हम बिल्ड कर रहे होंगे जिससे हमने और कर्ज। इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं उमर साहब, इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को शामिल नहीं होने जा रही। जी, ये 14 बिलियन के अंदर तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा अच्छी न्यूज ये है कि हमारे कुछ इदारों ने जो अप्रोच किया है, स्पेशली चाइना की हेल्प के साथ, उसमें इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आ रहे हैं, लेकिन वो इमीडिएट नहीं है, अल्लाह करे लॉन्ग टर्म में हो, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। आपने शायद आज की न्यूज पढ़ ही ली हो कि आईएमएफ का वफ्द जो है वो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब से मिलने गया उनकी सपोर्ट लेने के लिए। दिस इज हाईली अनप्रेसिडेंटेड। इससे आपको पता लग रहा है कि आलमी इदारों में कितना ज्यादा एक कॉन्सर्न है पाकिस्तान की पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन को लेके, जिससे आप मईशत को अलग नहीं रख सकते। खैर, ये एक लंबा टॉपिक है। आपका दूसरा सवाल था डॉलर का रेट। डॉलर के हवाले से जी बिल्कुल मार्केट में आज भी इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज डिवीजन जो अमेरिकन और अपने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को गाइड करता है, उसने अपनी प्रेडिक्शन दी है कि जी पाकिस्तानी रुपी जो है वो ओवर नेक्स्ट ईयर और सो 340 रुपी टू डॉलर को रीच करेगा, क्योंकि ये एक वक्ती तौर पर स्टॉप गैप अरेंजमेंट मिला है, लेकिन फंडामेंटल्स उसी तरह अभी भी खतरनाक है और गवर्नमेंट उनको करने को तैयार नहीं। मिसाल के तौर पे आप टैक्स ब्रॉडनिंग की बात कर रहे थे, इस दफा माशाल्लाह हमने अपना टैक्स कलेक्शन का टारगेट 7200 अरब रखा था, फिर 7600 अरब किया, फिर कम करके 7400 अरब किया, फिर 7200 अरब किया, और उसमें भी 50 बिलियन की शॉर्टफॉल हुई। लेकिन माशाल्लाह हमने अपनी कोई टैक्स बेस नहीं बढ़ाई और बड़ी हिम्मत की, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को निचोड़ के पूरा किया, और वो पता नहीं कैसे उनकी चीखें निकलवा के पूरा किया, उनके रिफंड बंद किए, ब्लैकमेल किया, एडवांस लिया, हैरेसमेंट की। अब अगले साल जो हमने 9600 अरब रुपए करना है, उसमें अल्लाह ताला खैर ही करे, क्योंकि बजायर हमने कसम खाई है हमने कोई रिफॉर्म नहीं करनी, हमने टैक्स लॉज इंप्रूव नहीं करने, हमने टैक्स बेस नहीं बढ़ानी, हमने आप अभी देखिए ना, हम हमेशा बात करते हैं स्मगलिंग रोकने की, कोई मेजर्स नहीं है। हम हमेशा बात करते हैं एग्रीकल्चर को टैक्स नेट में लाने की, कोई नहीं हुई। तो कौन सी रिफॉर्म हुई है? अगर हम रिफॉर्म कर नहीं रहे और वक्ती तौर पे हमने लेकर बस वक्त गुजारना है, तो आफ्टर 9 months विल बी अगेन स्टीयरिंग डाउन द बैरल। और ये जो 9 months है, इसमें एक इंटरिम गवर्नमेंट भी है। एग्जैक्टली। और वो इंटरिम गवर्नमेंट का माइट बी आईएमएफ डिजाइंड या आईएमएफ डिक्टेटेड या आईएमएफ रिकमेंडेड भी हो सकती है। आपकी बात को करने के लिए मैं एग्जैक्ट एक आपको पैरे की ट्रांसलेशन आपके नाज़रीन को सुना देता हूँ, जो आईएमएफ की अपनी प्रेस रिलीज है, जो उनकी वेबसाइट imf.org पे मौजूद है। इसी जो हमारा स्टॉप गैप स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, इसके कॉन्टेक्स्ट में जहां वो बाकी बातें करते हैं, वहां वो स्पेसिफिकली कहते हैं द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान has withdrawn the guidance on import prioritization and is committed to ensuring the full market determination of the exchange rate। यानी पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने जो इंपोर्ट प्रायोरिटाइजेशन की गाइडेंस थी वो खत्म कर दी है, और उन्होंने कमिट कर लिया है कि रुपी का एक्सचेंज रेट अब मार्केट बेस हुआ करेगा। इसमें और भी बातें हैं काफी सारी। अच्छा, ये एग्जैक्ट उसी तरफ इंडिकेशन दे रही है जो आप बात कर रहे हैं। जब हम उस नहज पे पहुंच जाएं जहां पे हमें कर्जे लेकर कर्जे उतारना पड़े और हमारी टोटल टैक्स कलेक्शन, हमारा सूद, कर्ज का प्रिंसिपल नहीं, सूद अदा करने के लिए काबिल ना हो, और हम फिर भी इस चीज पे तैयार नहीं है कि हम रिफॉर्म्स करें, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, किसी इकोनॉमिक डायरेक्शन पे जाएं, बल्कि अपने छोटे छोटे मुफाद और अनाव के असीर बने हो, तो फिर हमें इसी तरह बैरूनी उमर साहब ये पॉइंट टेकन, मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन हसन साहब एक और स्टार्ट मैं अवाम को बता देता हूं। पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल हमारा जो ओवरऑल जो मजमूई कर्जा है वो 32% बढ़ चुका है, और ये जो 32% का एक साल में बढ़ जाना कर्जे का, ये कितना ही अलार्मिंग है, क्योंकि इसमें अभी आईएमएफ के ना $1 अरब है ना $3 बिलियन है, वो तो है ही नहीं इसमें ना, तो वो ऐड ऑन हो जाएगा तो फिर पता नहीं ये जो नंबर है वो कहां चला जाएगा।
ये कितना ही ज्यादा अलार्मिंग होता जा रहा है एज व्हाट यू सी एज एन इकोनॉमिस्ट, एज अ टैक्स? सर सिंपली आई वुड से इट्स द ट्रिकलिंग टाइम बॉम्ब, और वी आर सिटिंग ऑन द टाइम बॉम्ब। और ये इस तरह से देख लें कि पहला जो आपको हिट पड़ी है वो तो आपकी ना मनी डिवैल्यूशन से पड़ी है, कि जहाँ पर वो 125 से 178 पे करते का स्लाइड डाउन होते होते अभी यहाँ तक पहुँचा है। और जिस तरह अभी उमर साहब बता रहे थे, आई वेरी मच यू कैन से सेकेंडिंग हिम, कि अभी अगर आप रिफॉर्म्स उसमें नहीं लेकर आएंगे और आप मजीद कर्जे और सूद जो यहाँ पर टैक्स कलेक्शन वो सूद दे रहे हैं और मजीद कर्जे मुल्क चलाने के लिए, और ये एक्सपेक्ट करना कि पिछले साल अगर हमने हमारी इंडस्ट्रीज ने टैक्स दिया, क्योंकि पिछले साल फिर भी बेहतरीन था, क्योंकि उससे पिछले साल की जो किक थी पोस्ट कोविड इकोनॉमी की, तो उसके उस पे रिलेटेड है ना काफ़ी डेवलपमेंट बेहतर थी, बिजनेस बूम कर रहे थे। लेकिन इस साल का जो सिनारियो है बिजनेस का, मुझे नहीं लगता कि ये अपना जो 9 ट्रिलियन का टारगेट है कर सकेंगे ये। और ये ड्यूरिंग दैट इंटरिम गवर्नमेंट का जो पीरियड होगा, वो लगता है कि इसमें कोई ऐसे मेजर्स ले सकते हैं जो शायद गवर्नमेंट नहीं ले पा रही या लेना चाहती, लेने के लिए तैयार नहीं। देयर इज स्टिल ब्लेसिंग इन डिसगाइज, जो मैं कह रहा हूं, जिस तरह आपने अभी अर्ज किया था ना कि IMF बैक्ड गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल, अगर मैं तो इस सिनारियो में कहूंगा कि लेट्स से अगर हमारे जो लीडर्स हैं वो अगर इस चीज को इतना सीरियसली नहीं ले रहे और वो अपने टैक्स नेट नहीं बढ़ा रहे, तो चले IMF बैक्ड गवर्नमेंट ही आगे करा दे, जो टैक्स नेट बढ़ा दे, उन GDP। साहब अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो जाए, I can't comment on personalities, but मैं मिसाल के तौर पर, लेकिन I can't comment on personalities, but मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कि अगर IMF ही पुश करके ये करवा दे कि जी आप टैक्स नेट बढ़ा दें और टैक्स नेट वाकई बढ़ जाए, और उसमें एक जो टैक्स पेयर्स ऑलरेडी हैं उन पे मजीद प्रेशर ना हो और नए टैक्स पेयर है जायज हो। ये जो आप बात कर रहे हैं, मुझे बता दें कि ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि रुपी स्ट्रेंथनिंग हो रहा है, ये कितना अर्सा सस्टेन कर सकता है? चलें वो तो हम कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में शायद ये 340 350 की बात भी हो रही है, लेकिन इस वक्त इस सिनेरियो में कितना अर्सा सस्टेन कर सकता है? देखिए ये एक आप समझें कि शॉर्ट टर्म रिस्पाइट्स हैं, और ये भी बेहतर है। एक और कुछ ये उसी तरह के एक आदमी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और आप उसको इंजेक्शन लगा रहे हैं ताकि उसको रिलीज मिले कुछ दर्द से, तो वो कुछ देर के लिए उसको रिलीफ मिलती है, फिर दोबारा वो दर्द से चीखने लगता है। तो हमारी इकोनॉमी की वही पोजीशन है। अभी कुछ लोगों ने जो होल्डिंग की हुई थी डॉलर्स की, वो जब जैसे स्लाइड डाउन हुआ है तो फौरन जाके उन्होंने एक्सचेंज कराना शुरू किया है। अगर ये ऑफ एंड ऑन भी सिचुएशन चलती रहे तो जिस तरह उमर साहब ने कहा कि ब्रीदिंग स्पेस जो है ना वो डेवलप होती रहेगी, और वाकई वो ऐसा ही है। और ठीक है, इस बुरी सूरत हाल में कम से कम फायदा भी अगर मिलता है तो वी शुड। उमर साहब मुझे ये बताइएगा कि आपने भी ये बात की और IMF की तरफ से ये बात आ रही है कि मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी तो वो उसको किसी भी तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शंस की बात हो रही है, ये भी बातें गर्दिश कर रही हैं कि कोई बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। डू यू सी कि IMF इस सारे मामले को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा होगा, मॉनिटर कर रहा होगा, और अगर पाकिस्तान में कहीं कोई ऐसा अनसर्टेनिटी होती है तो IMF फिर प्रेशराइज भी करेगा पाकिस्तान को या इन टर्म्स ऑफ डिक्टेट भी कर सकता है? देखिए, एक खास हद से आगे IMF नहीं जा सकता, क्योंकि अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया ना तो इसका मतलब है कि लोगों की तरफ से ओके हो गया। IMF समझ लें वर्क काम कैसे करता है, बड़े आसान से लफ्जों में। तमाम मेंबर मुल्क जो है पैसा पूल करते हैं, जिसमें ऑब्वियसली लार्जेस्ट शेयर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का होता है। जब किसी मुल्क की मुआशी मुश्किलात है पाकिस्तान की तरह, वो उधर जाता है, फिर वहां से ओके होता है। तो जाहिर है जो पैसे दे रहे हैं उनकी टर्म्स के ऊपर हमेशा ये होता है, सिर्फ इकोनॉमिक प्लान नहीं होते, लेकिन जनरली क्योंकि उन्होंने अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है तो वो उसमें बड़ी अच्छी रिफॉर्म मैयर्स भी कहते हैं। लेकिन जब हमने नहीं करना होता, जैसे अभी मेरे दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की कि चलें IMF ही करा दे। IMF बेचारा तो कब से कह रहा है कि टैक्स नेट बढ़ाएं, हमने कसम खाई हुई है हमने नहीं बढ़ाना, हम नहीं बढ़ाते। IMF कहता है कि जी हमने सब्सिडीज जो हैं वो तकरीबन 730 बिलियन की हम हमारे मुल्क की एलीट तरीन तबकों टॉप के, अब उसमें हमारी जुडिशरी भी आती है, हमारे टॉप के जनरल्स भी आते हैं, हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी भी आती है, बाकी भी उसमें हमारे टॉप एग्रीकल्चरलिस्ट भी आते हैं, लेकिन हम वो नहीं खत्म करते। तो उसके बाद यही चीजें है ना जिसकी वजह से टर्म्स टफ होती जाती है। लेकिन आपका सवाल बहुत खूबसूरत है, IMF उसका नोटिस ले या ना ले, मार्केट के फंडामेंटल जरूर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको जो बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट रेफर की, उसमें एक बड़ी पाकिस्तान की खौफनाक पिक्चर थी कि जी ग्रोथ जो है 2 से 2.4% होगी, वो 3.5% भी नहीं होगी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रेडिक्ट कर रही है। और इस साल पाकिस्तान ने इस फाइनेंशियल ईयर टैक्स ईयर में 25.6 बिलियन डॉलर के लोन्स रिटर्न करने हैं, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट्स जो रिटर्न करनी है।
हाँ, उसमें एक पॉजिटिव चीज थी कि अगर, अच्छा ये लफ्ज बड़ा खतरनाक है, अगर पाकिस्तान में वाकई इलेक्शन हो जाते हैं तो उससे मार्केट्स को थोड़ा एतमाद आएगा और जो नई गवर्नमेंट आएगी उसको पब्लिक सपोर्ट होगी और वो एक पॉलिसी डायरेक्शन सेट कर सकेगी। तो आपका जवाब बिल्कुल हाँ में है। किसी ना किसी लेवल पे आईएमएफ भी डेफिनेटली उसको देखेगी, किस हद तक एक्शन लेती है या कितना प्रेशर डालती है वो डिबेटेबल है, लेकिन ओपन मार्केट के मैकेनिज्म्स डेफिनेटली उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, उस पे फिर इकोनॉमिक प्रेशर मुल्क के ऊपर आते हैं। अच्छा उमर साहब, ये जो मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, उमर साहब मैं आपकी बात काट रहा हूं, मुझे जरा ये बताइएगा, हमने जैसे ये आईएमएफ एग्रीमेंट हुआ हमने देखा कि स्टॉक मार्केट की एक दिन की रैली और डॉलर का एक दिन का डिक्लाइन, हमने जिसको जिस अंदाज से सेलिब्रेट किया बहुत ज्यादा कर दिया मेरे हिसाब से। तो क्या ये सेलिब्रेशन बनता था जिस अंदाज से गवर्नमेंट इसका क्रेडिट ले रही है? क्योंकि बहुत थोड़ा है इस वक्त अगर सिनेरियो को देखा जाए, अगर ये कोई प्लान नहीं है गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट का खुद का टेन्योर अब 30 दिन भी नहीं रहते गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट के पास क्या कुछ ऑप्शंस रह जाते हैं आगे करने के लिए? आप पॉलिसी बात कर रहे हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात करें, अगले 30 दिन में इसहाक डार साहब क्या ही कर लेंगे? वो तो कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि इलेक्शन पे जाने से पहले कोई ऐसा रिलीफ या कोई ऐसा इकदाम कर लें जो कि आवाम की उमंगों के मुताबिक हो, जो कि देखने या सुनने में अच्छा लगे, रादर देन प्रैक्टिकल कितना है वो एक अलग सवाल है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जी। देखें, ये इसकी मिसाल ऐसे ही है, एक मरीज बिस्तर मर्ग पे चीखे मार रहा है, आप जाके उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा दें, वो खामोश हो जाए, आप भंगड़े डालने लगे, उसकी चीखें बंद हो गई, तो वो किसी और को नहीं अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है। हाँ, जो अपनी टारगेट मार्केट है उसको थोड़ा सा आप अप्रोच कर रहे हैं मीडिया के थ्रू, उन्हें एक वक्ती आप रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन वो कितनी देर तक बेवकूफ़ बनाया जा सकता है? मार्केट फिर 2 दिन बाद वाकई वापस वही पे आके खड़ी होती है। उसका हल वही होता है कि आप एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करें, फंडामेंटल रिफॉर्म्स करें। बाकी जो आपने इलेक्शन का लॉजिकल चीज़ तो यही है, अगर इलेक्शन होने जा रही है तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट यही करती हैं। हाउएवर ये क्वेश्चनेबल है कि इलेक्शन होने जा रहा है, यानी अब आपका प्रोग्राम आज का इकोनॉमिक है। हमें जो पता लग रहा है, एक मेजर जमात चाहती है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो, दूसरी मेजर जमात चाहती है नहीं अगले साल मार्च में हो। तो वो कहते हैं ना, हनूज दिल्ली दूरस्त, लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न। उमर साहब फाइनली बता दें कि आपको लगता है कि अगर 1 साल या 2 साल के लिए कोई केयर टेकर गवर्नमेंट हो, इज इट अ पॉसिबिलिटी, या अगर ये हुआ तो आईएमएफ इसको एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं जी, बहुत ज्यादा रिएक्शन आएगा अनलेस कि हम कोई जियो पॉलिटिकल लेवल पर कोई फंडामेंटल एग्रीमेंट करें, जैसे हम माजी में अफगान वॉर्स अमेरिका के लिए लड़ते रहे या सेटो सेंटो में हम अड्डे देते रहे रशिया के लिए खिलाफ, कोई उस तरह की चीज हो तो वो तो फिर जाहिर है कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी को रूल आउट कर रहे हैं आप। इकोनॉमिक बेसिस पे इट डजंट मेक एनी सेंस। वाहिद पॉसिबिलिटी जिस पे ये हो सकती है कि पाकिस्तान फिर से जियो स्ट्रेटेजिक बेसिस पे किसी कैंप को ज्वाइन करे और कोई और बैरूनी जंग अपने सर। हसन साहब, योर टेक ऑन दिस कि ये जो कहीं ना कहीं भी बात तो हो रही है ना कि 1 साल या 2 साल के लिए एक ऐसा सेटअप हो जो कि मुल्क के फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर कर सके। देखिए, मेरा ओपिनियन इसमें ये है कि हमें ना, इंस्टेड ऑफ यू कैन से बिकमिंग रोलिंग स्टोन, हमें किसी एक ब्लॉक को ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेट्स डिसाइड, सारे प्रॉस एंड कॉन्स देखें। if it is better we should join the American bloc, if it is not better we should join the Chinese bloc, और उसी के साथ स्टिक रहें, क्योंकि हम जो है ना, हमारे पास वो लग्जरी नहीं है जो इंडिया के पास थी। इंडिया के पास जो लग्जरी थी तो वो दोनों ब्लॉक्स को ना बड़े, इंडिया इज अ बिगर मार्केट प्लेस, बिलियन मार्केट प्लेस, दूसरी इसकी पॉलिटिकल रिलीजियस उसके साथ कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं थी। हमारे साथ बीइंग सो कॉल्ड कुछ भी कहें, हमें एक इस्लामिक बॉम्ब के तौर पे देखा जाता है। तो वो लग्जरी हमारे पास नहीं है कि हम जो है ना चाइना के भी साथ भी रखें, अमेरिका के साथ भी रखें और ये देखें कि जी हमारी इंसर्कलमेंट ना हो रही हो। तो आई टेक दिस थिंग एज अ इकोनॉमिक इंसर्कलमेंट ऑफ पाकिस्तान, और वो उसमें यही है कि हमें यही करना चाहिए, और इसमें कोई राय नहीं कि हमारी बट ब्लॉक वाजे नहीं है इस वक्त। आपको जो भी बेल आउट्स मिल रहे हैं, दिस इज अ डिफरेंट थिंग कि इसहाक डार साहब गए और डोनाल्ड लू का उन्होंने शुक्रिया अदा किया आईएमएफ पैकेज के हवाले से, लेकिन इस वक्त जितनी भी आपको ग्रांट्स मिल रही हैं वो या तो आपको चाइना से मिल रही हैं या यूएई से मिल रही हैं, तो आपको तो ये काफी हद तक वाज़ेह होना चाहिए। सर देखिए, एक चीज़ क्लियर बिल्कुल होनी चाहिए कि हमारी एक्सपोर्ट्स वेस्ट में ज़्यादा हैं, चाइना से हमारी इंपोर्ट्स हैं। जब चाइना से हमारी इंपोर्ट्स हुई, हमारी एसएमईज बर्बाद हो गई। ठीक है सर। फिर ये सीपेक हुआ, सीपेक से हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
जो है ना हम समझ रहे थे, और वो लोन्स थे। ठीक है, अब मैं तो ये पूछता हूँ कि जो पिछले 3-4 साल 5 साल जब से सीपैक आया है, $50 बिलियन हमने कहाँ लगाया आए? अब दिस इज क्वेश्चन कि वो $50 बिलियन जो प्लेज थे जिसमें वो कहाँ गए? उन्होंने हमें क्यों नहीं $200 बिलियन की स्पेस बना के दी कि अगर आप देखें ना ₹1 लगाते हैं तो exactly. आपको ₹5 आपके पास बिजनेस बन के आता है, मल्टीप्लाई होता है। तो हम क्यों अभी भी इतने सालों के बाद, सीपैक के बाद, हम अभी $1 बिलियन 2 बिलियन के लिए तरस रहे हैं? तो these are नथिंग चेंज। सीपैक को 10 साल हो चुके हैं बट कोई चीज नहीं है। और मैं साहब आखिरी सवाल, इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात की जा रही है कि 23% तक भी जा सकता है, इसमें 1% का मजीद इजाफा हो सकता है। डू यू सी के आने वाले 1 आध साल में या अगले नेक्स्ट गवर्नमेंट के इब्तदाई हिस्से में पाकिस्तान में महंगाई कम हो सकती है और ये इंटरेस्ट रेट रिवर्स हो सकते हैं? नहीं जी, इमीडिएट फ्यूचर में तो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाती है विद द बैकिंग ऑफ द पीपल, जिसका फिर इंटरनेशनली एक प्रॉपर रिकॉग्निशन हो और वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बना सके, तो आफ्टर सम टाइम दैट्स पॉसिबल। सर गवर्नमेंट की अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होती कोई? सॉरी सर, गवर्नमेंट को खुद नहीं पता होता कि उसका टेन्योर कितना है, तो आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बात कर रहे हैं? जो गवर्नमेंट आती है जी, वो कम से कम हमारे यहाँ 2 से 3 साल प्लान करती है। ऑल दो टेन्योर 5 साल होता है, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं 2-3 साल हमारे पास होंगे, उसको लेकर पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप सीपैक पे एक प्रोग्राम रखिएगा। मेरे दोस्त ने जो बातें की, ये बड़े कॉमन क्वेश्चन है। सीपैक पे प्रोग्राम ग्वादर में जाके रखेंगे इंशाल्लाह जी। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि बात हो रही थी किसी एक कैंप को ज्वाइन कर लेना चाहिए। आपने बड़ा अच्छा पिक किया कि आपकी मेजर सपोर्ट कहाँ से आ रही है। उसमें एक चीज और भी ऐड कर लें कि अमेरिका के जो जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो ये है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान रीजन में कट टू साइज हो और इंडिया डोमिनेंट प्लेयर हो। तो अब फंडामेंटल इशू ये है कि हमारी सर्वाइवल और हमारे नेशनल इंटरेस्ट अमेरिका के जियो स्ट्रेटेजिक नेशनल इंटरेस्ट से मेल नहीं खा रहे। अब प्रॉब्लम कैंप चूज करने में ये है कि दिल एक तरफ है, दिमाग एक तरफ है। हम फिर जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके बहुत ज्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट हैं यूएस और वेस्ट में, वो फिर आर्ग्यूमेंट्स निकाल के लाते हैं, हमारी तो एक्सपोर्ट मार्केट उधर है, नई मार्केट में हमें टाइम बहुत लगाना पड़ेगा। यहाँ तक ये सवाल है चाइना ने क्यों नहीं किया, ये सीपैक की वजह से जी। पाकिस्तान डिफॉल्ट 2014 से 23 तक नहीं हुआ, वरना 9 साल पहले डिफॉल्ट हो चुका होता। लेकिन दुनिया का कोई भी शख्स हो, वो कोई वाकई भाई नहीं होता, उसके भी इंटरेस्ट होते हैं। अगर हम 2 कश्तियों में पैर रख के बैठे हैं, फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फुल सपोर्ट हो। आपके प्रोग्राम में पहले भी बात हो चुकी हुई है कि पाकिस्तान को हाईएस्ट लेवल पे ये चीज ऑफर हो चुकी हुई है कि आप ज्वाइन करें, वी विल टेक केयर ऑफ योर एक्सटर्नल डेप्थ, बट वी डू नॉट टेक दैट डिसीजन। सो जब हम खुद ही तजब्जुब का शिकार हैं और अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक डिसीजन नहीं ले पा रहे, या ये कह लें कि हमारे पॉलिसी मेकर्स के ख्याल में नेशनल इंटरेस्ट उससे डिफरेंट है जो हम समझते हैं, तो फिर जाहिर है हर डिसीजन की एक कॉस्ट होती है जो हमें अडॉप्ट करनी पड़ती है। बाकी इंटरेस्ट रेट जी फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर ये हमारा जो 14 बिलियन आएगा, इसके दरमियान हमें एक रिलीफ मिलेगा जहां पर हम आवाम को रिलीफ दे सकें। तो अब वो उस वक्त मोस्ट लाइकली अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चीजें हुई तो इंटरिम गवर्नमेंट आ रही होगी या आ चुकी होगी। वो नॉर्मली इस तरह के डिसीजन नहीं लेते, उनके फौरन बाद जो गवर्नमेंट आएगी उसके हाथ में वो फिस्कल स्पेस होगा अगर वो देना चाहे। उमर साहब क्विकली मुझे एक चीज बता दें, ये जो चेंज ऑफ गवर्नमेंट होगा, क्या ये डॉलर स्पाइक को ट्रिगर कर सकता है? क्विकली मुझे बता दें सर, क्या ये डॉलर अपवर्ड, ऐसा तो नहीं है डॉलर, हम जब भी देखते हैं ना, जब एक गवर्नमेंट जाती है दूसरी आती है तो डॉलर एक बड़ी छलांग लगाता है। इस बार भी जब गवर्नमेंट जाएगी तो वीसी का ऐसा कुछ होने जा रहा है? देखिए, आप समझ लें बेसिक डॉलर क्यों छलांग लगाता है, 2 ही चीजें हैं। एक प्योर मार्केट बेस्ड है, डिमांड सप्लाई। हमारी एक्सपोर्ट है नहीं, करंट अकाउंट डिफिसिट है हमारा, लोगों को दुनिया में हमारा रुपया नहीं चाहिए, हमें डॉलर चाहिए, इसलिए हमारी करेंसी गिर रही होती है। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अगर ये चीज ना भी हो, मुल्क में पता ही ना हो कल क्या होना है, दुनिया खौफजदा होके आपको देख रही हो, सबसे बड़ी चीज जो इन्वेस्टर को चाहिए होती है वो स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर होता है। वो ना हो, बाकी सब कुछ हो तो बंदा भाग जाता है। हमारी तो ऑलरेडी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी डायर है, हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट नहीं हमारे से कंट्रोल हो रहा, ऊपर से वो कहते हैं ना उसके ऊपर फर्दर आप आइसिंग ऑन द केक ऐड कर लें कि हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। तो जब आप ये दोनों चीजें ऐड कर लें, वो आपके डॉलर को स्ट्रेंथन और रुपी को वेक करती है।
हाँ, इसमें मैं ऐड कर देता हूं, अगर हमारी हुकूमत एक ड्यू प्रोसेस से जा रही हो, पॉलिटिकल कॉन्सेंसस हो रहा हो, मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा हो, तो वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी लार्जली खत्म हो जाती है कि वो केओस रहेगा जो हम अभी देख रहे हैं। फिर वो फैक्टर अगर निकल जाए तो हमारे पास सिर्फ इकोनॉमिक चैलेंज रह जाता है जिसे हमने हैंडल करना होता है। थैंक यू उमर साहब, आपका पॉइंट आ गया। फैजल साहब, लास्ट कमेंट, यूसी इलेक्शंस सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं? डेफिनेटली इलेक्शंस देखिए, कुछ भी हो, अब पूरी दुनिया का भी निज़ाम ऐसा ही है कि वो प्रो डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जितनी भी एक्टिविटीज से रिलेटेड है, वेस्ट भी हो ईस्ट भी हो, सब उसको ना सेकंड करते हैं। और एक स्मूथ सेलिंग के लिए, कंट्री की स्मूथ सेलिंग के लिए ज़रूरी है कि आपके जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहाल रहें। और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो उसके डेफिनेटली फ़ायदे तो हैं। और उसके फ़ायदों में ये भी है कि अगर जिस तरह उमर साहब ने कहा, और मैं मतलब हर बंदा इस पे कहता है कि अगर जो लोकलों की ख्वाहिश के मुताबिक गवर्नमेंट आती है, उनके फैसले लोग कबूल करते हैं। तो आपको लगता है ये सारा सिचुएशन बेहतर हो जाएगी? वो डिपेंड करता है कि अगर इलेक्शंस में कोई क्लियर मैंडेट ना हो तो भी। हाँ, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में कोई बेहतरी जरूर होगी और जल्द होगी। और जो इकदाम दिए जाएंगे इस हुकूमत के पास, जिसके पास ऑलरेडी बहुत कम वक्त रह गया है, वो ऐसे इकदाम जरूर हों जो कि शायद आने वाले दिनों के लिए एक बेहतर बुनियाद जरूर रख सकें। यही दुआ है और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।